स्वागत है आप सभी का हमारी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास में। अगर आप हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो सीरीज़ से जुड़ जाएं ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं वो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन क्लास के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन बनाते हैं और इंक्लूड करते हैं हमारी सीरीज़ में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इन फॉलोइंग विच इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट रेफरल यूनिट। मीन्स इनमें से किसको फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कंसिडर्ड किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पीएचसी, बी सीएचसी, सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डी मेडिकल कॉलेज अटैच विथ हॉस्पिटल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी सीएचसी। जो सीएचसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सो सीएचसी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। अब हम बात करें अगर इस क्वेश्चन के डिस्कशन की, तो जो सीएचसी होता है इट कवर्स मीन्स सीएचसी कवर्स 120 विलेजेस। सीएचसी के अंतर्गत 120 विलेज आते हैं और एक सीएचसी कवर करता है 4 पीएचसी को। 4 पीएचसी जो होते हैं वो एक सीएचसी के अंतर्गत आते हैं और वहीं एक सीएचसी 120 विलेजेस को कवर करता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो सीएचसी 80,000 मीन्स 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। एक सीएचसी 4 पीएचसी को कवर करता है। वहीं अगर बात करें एक सीएचसी के अंतर्गत 30 बेड आते हैं। ये क्वेश्चन से भी आप इससे संबंधित ध्यान रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर बात करें सीएचसी के साथ ही हम पीएचसी की, तो पीएचसी होता है एक पीएचसी कवर करता है। पीएचसी का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल। पीएचसी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सो जो पीएचसी होता है वो कवर करता है 30,000 पॉपुलेशन इन जनरल एरिया, मीन्स जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, शहरी ग्रामीण एरिया। लेकिन एक पीएचसी जो कि हिली और बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये कवर करता है 20,000 पॉपुलेशन को, मीन्स 20,000 पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होता है। एक पीएचसी की अगर बात करें तो एक पीएचसी 4 से 6 बेड अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। सीएचसी की बात करें तो सीएचसी 30 बेड अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है। तो ये था सीएचसी और पीएचसी के बारे में कुछ डिस्कशन। एक और आता है यहाँ पर यूनिट जिसे बोलते हैं सब सेंटर। तो एक सब सेंटर कवर करता है 5,000 पॉपुलेशन को इन अ जनरल एरिया या फिर प्लेन एरिया। और वहीं अगर आपसे पूछे कि हिली एरियाज़ में एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर को कवर करता है, तो वो 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। मीन्स 3,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है हिली एरिया में और 5,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है प्लेन एरिया में। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बोर्न डिसीज। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए काला अजार, बी डेंगू फीवर, सी जैपनीज इंसेफेलाइटिस एंड डी की अगर बात करें तो डी है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। सो ये जो होती है इट इज़ नॉट अ वेक्टर बोर्न डिसीज। ये बाकी जो अदर हमने 3 ऑप्शंस देखे वो सभी वेक्टर बोर्न डिसीज होती है। अब बात करें मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की, तो ये सेरिब्रो स्पाइनल
फीवर के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फीवर। और पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? तो वो होता है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया है, जो कि वो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट। अगर बात करें मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के इंक्यूबेशन पीरियड की, तो ये होता है 3 से 4 दिन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट। एज की अगर बात करें तो चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों को ये अफेक्ट करता है, लेकिन मेनली इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है। चिल्ड्रंस और एडल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। और अगर इस बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया होता है जो कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया होता है। इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इस सीरीज़ में यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऑप्शंस का डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR इन इंडिया। मीन्स इंडिया में MMR या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एबॉर्शन, बी हेमरेज, सी एनीमिया, डी परप्यूरियल सेप्सिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी हेमरेज। सो जो हेमरेज है वो इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज है। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में MMR से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है MMR का फॉर्मूला या सूत्र वो क्या होता है, और कितनी इंटू उसमें कितने का करते हैं, 100 का, 1000 का या 1 लाख का। तो ये जो फॉर्मूला है MMR का वो है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल पीरियड, जिसके कारण डेथ हो रही है मदर्स की, बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर इनटू, अगर इनटू की भी बात करें तो यहाँ पर इनटू होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक बार CHO में पूछा जा चुका है कि MMR में कितने से इनटू करते हैं, तो वो होता है 1 लाख। 1 लाख से इनटू करते हैं तो MMR में टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल पीरियड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर इनटू 1 लाख। तो ये था MMR का सूत्र, जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नोसोकोमियल इन्फेक्शन आर ऑल्सो नोन एज। मीन्स नोसोकोमियल इन्फेक्शन को इनमें से और क्या कहा जाता है, उसका सेकेंड नेम बताइए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल बोर्न इन्फेक्शन, बी वायरल इन्फेक्शन, सी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और डी नन ऑफ द एबो। तो नोसोकोमियल जो इन्फेक्शन होता है उसे ऑप्शन नंबर सी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब होते हैं? ये होते हैं आफ्टर 48 आवर ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के 48 आवर के बाद जो होने वाला इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज नोसोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एक और इन्फेक्शन का आपके एग्जाम में बार बार जिक्र होता है, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। सो जो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन होता है इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होता है, जो कि डॉक्टर के द्वारा भी हो सकता है, पर्टिकुलर या प्रॉपर एसेप्सिस टेक्निक को न अपनाते हुए यदि पेशेंट को इंस्ट्रूमेंट से होने वाला इन्फेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अब अगर बात करें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की, तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका होता है
मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है दैट इज द यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इज ई कोलाई। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इज ई कोलाई और यूटीआई इज अ मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनिटी डेवलप्स फॉलोइंग क्लिनिकल इन्फेक्शन इज नोन एज। पहले तो हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। जो इम्यूनिटी होती है वो डेवलप होती है किसी फॉलोइंग क्लिनिकल इन्फेक्शन से। मीन्स क्लिनिकल इन्फेक्शन मीन्स किसी डिसीज कंडीशन के कारण जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे इनमें से क्या क्या कहा जाता है। सो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी, सी इन्नेट इम्यूनिटी या डी नन ऑफ द एबो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी। सो जब कोई डिसीज़ हमारे शरीर में, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट वर्क करती है। अब अगर बात करें इम्यूनिटीज़ के बारे में, क्योंकि इम्यूनिटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इम्यूनिटी जो होती है उसमें एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो किसी डिसीज़ कंडीशन के कारण होती है डेवलप। लेकिन ये एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी थी, क्योंकि एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है। तो एक्टिव नेचुरल डिसीज कंडीशन के कारण और एक्टिव आर्टिफिशियल मीन्स बनाई गई इम्यूनिटी, लेकिन एक्टिव फॉर्म में उसमें बैक्टीरिया मौजूद अगर हो तो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। वो होती है वैक्सीन के कारण। वैक्सीन्स जो कि बनाई जाती है और इसमें बैक्टीरिया जो कि उनकी कम मात्रा में बैक्टीरियाज को या वीक बैक्टीरियाज को हमारी बॉडी में डाला जाता है, जिससे जो इम्यूनिटी बनती है या डेवलप होती है उसे एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहा जाता है। अब अगर बात करें हमारे जो ऑप्शंस है उसमें है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मीन्स होता है ऐसी इम्यूनिटी जो बनी हो एक जगह और वह दूसरी जगह पहुंचा दी गई हो, उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है, मीन्स पैसिव रूप से घूम कर आई हुई इम्यूनिटी, जैसे कि आईजीजी जो इम्यूनिटी होती है ये मदर से फीटस में जाती है और ये एक जगह दूसरी जगह जा रही है, इसलिए ये पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। और मदर से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ये जाती है। और अगर एक इम्यूनिटी की बात करें तो एक और इम्यूनिटी होती है आईजीए जो कि मदर से ही फीटस में जाती है, जो कि कोलोस्ट्रम के द्वारा, कोलोस्ट्रम जो कि फर्स्ट गाढ़ा पीला मिल्क जिसे बोला जाता है कोलोस्ट्रम, दैट इज उसके द्वारा जाती है आईजीए। एंड ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी वही मिलती है, ब्रेस्ट मिल्क में भी आईजीए होती है सिक्रेशंस में, जैसे हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इम्यूनिटीज़ के बारे में। एक इम्यूनिटी यहाँ पर और जो थर्ड हमारा ऑप्शन है इन्नेट। सो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ये इन्नेट इम्यूनिटी को फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यही बच्चे में या चिल्ड्रंस में बचपन से बर्थ के साथ ही जो इम्यूनिटी मिलती है उसे कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डाइल्यूटेंट विच इज़ यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन। मीन्स जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसे डाइल्यूट करने के लिए इनके वायल्स जो जिनमें ये आता है पाउडर फॉर्म में, सो और जिस भी फॉर्म में आता है इनको जो डाइल्यूट करने के लिए यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है। तो हमारे ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए डिस्टिल्ड वाटर, बी नॉर्मल सलाइन, सी आरएल का फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेट, और ऑप्शन नंबर डी है 5% एस्ट्रोस। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है NS, जिसको कि कहा जाता है नॉर्मल सलाइन। सो बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए NS यूज़ किया जाता है, NS में इसे डाइल्यूट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। मीन्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर सी
1985 और डी 1987। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में प्रोग्राम्स को लेकर और यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP जो कि लॉन्च हुआ था। और UIP में कौन कौन से डिसीजेस को कवर किया गया था। सो जो UIP है 1985, इसमें 6 किलर डिसीज़ को कवर किया गया था। अब 6 किलर डिसीज़ कौन कौन सी है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसे आप ट्रिक जैसे याद कीजिए या फिर फुल फॉर्म याद कीजिए, DPT एंड MTP, ये 6 किलर डिसीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था। अब इनका हम फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, जो कि 6 किलर डिसीज़ में DPT एंड MTP है। सो डी से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस, T से टिटेनस, M से मीजल्स, T से TB एंड जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा P से पोलियो। सो आपके सामने सारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सारी 6 किलर डिसीजेस के बारे में हमने यहाँ पर कवर किया है, जिसमें कि DPT और MTP 6 किलर डिसीजेस को कवर किया गया है, जिसमें डी से डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, DPT एंड मीजल्स, TB एंड पोलियो, इन 6 किलर डिसीज को UPI में कवर किया गया है। अब अगर बात करें, एक और प्रोग्राम सेम होता है जो कि होता है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यही आगे चलकर इंडिया में जब लॉन्च हुआ था इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया था। सो ये वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 में। और वहीं अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 1978 में लॉन्च हुआ था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये वही 6 किलर डिसीजेस के लिए यूज़ हुआ था जो कि हमारी DPT एंड MTP थी। और यही जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 के बाद इसे ही 1985 में इसे ही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में बदल दिया गया। वही 6 डिसीजेस को ये कवर करता है। अब अगर बात करें कि ये किन 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 को कवर करता है इन डिसीजेस के अगेंस्ट, तो इसका जो आंसर रहेगा वो है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों को ये कवर करता है इन 6 किलर डिसीजेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया इज, मीन्स इन्फेंटाइल डायरिया का मेजर जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस, बी ई कोलाई, सी बोर्डिटेला हेंसेलाई एंड डी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा जो कि है इन्फेंटाइल डायरिया का कॉजेटिव एजेंट वो है ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस। सो द रोटा वायरस इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। अगर बात करें जो ई कोलाई होता है, अभी हमने बात करी थी UTI का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ई कोलाई। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी 380A शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर, मीन्स जो कॉपर टी 380A है उसे रिप्लेस्ड करना चाहिए कितने साल बाद। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 ईयर, बी 1 ईयर, सी 7 ईयर, डी 10 ईयर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 10 ईयर। 10 ईयर में कॉपर टी 380A को रिप्लेस कर देना चाहिए या किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक चलती है। अब अगर बात करें कॉपर टीज की, तो कॉपर टी इज़ अ इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अंतर्गत आता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और इसी तरह से हम फर्स्ट और सेकेंड पर ही अभी
मोस्ट कॉमनली बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में आता है लिपस लूप। दो आते हैं फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट होता है लिपस लूप एंड सेकेंड जो होता है वो होता है ग्राफियन बर्ग रिंग। सो ये फर्स्ट जनरेशन के इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि सेकेंड जनरेशन में हमारे आते हैं और यहीं पर कॉपर्टीज आती है। सो सेकेंड जनरेशन जो होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो होता है सेकेंड जनरेशन में जो होता है फर्स्ट इज अर्लियर, सेकेंड जो होता है न्यूवियर जो कि न्यू वाले होते हैं, और थर्ड होता है मल्टीलोड। अब इनको किस बेसिस पर बांटा गया है, तो इनको कॉपर के बेसिस पर बांटा गया है। सेकेंड जनरेशन जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं कॉपर कोडेड होते हैं, इसलिए कॉपर कोटेड होने के कारण इन्हें कॉपर टी कहा जाता है। अर्लियर में आते थे कॉपर टी 7 और कॉपर टी 200। ये अर्लियर में आते थे, जो 200 थी 4 ईयर तक यूज़ की जाती थी। वहीं अगर बात करें न्यूवियर की, तो न्यूवियर में यूज़ होते हैं। तो अगर न्यूवियर की बात करें तो न्यूवियर में आते हैं जिसमें कि यही दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में कॉपर टी 380A जो कि 10 ईयर में रिप्लेस की जाती है, और न्यूवियर में नोवा टी आती है, नोवा टी जो कि 5 ईयर में रिप्लेस की जाती है, और कॉपर टी 300A भी इसी के अंतर्गत आती है जो कि फर्स्ट में हमने लिख दिया है 10 ईयर में रिप्लेस की जाती है। वहीं अगर बात करें न्यूवियर के बाद एक और हमारा आता है मल्टी लोड जो कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा है। तो मल्टी लोड में आती है मल्टी लोड कॉपर टी 250 एंड मल्टी लोड कॉपर टी 375। तो ये दोनों 5 ईयर में रिप्लेस की जाती है। ये थे हमारे कॉपर टी के संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डिसेंट्री, बी टाइफॉइड फीवर, सी लेप्रोसी एंड डी कोलेरा। सो इन सभी में से जो वाटर बोर्न डिसीज नहीं है वो है लेप्रोसी। मीन्स लेप्रोसी इज़ नॉट अ वाटर बोर्न डिसीज। बाकी सभी जो डिसेंट्री होता है, टाइफॉइड फीवर होता है एंड कोलेरा होता है, ये सभी वाटर बोर्न डिसीज है। अब यहाँ पर अगर बात आई है लेप्रोसी की, तो हम लेप्रोसी के बारे में बात करते हैं। सो लेप्रोसी जो होता है ये पॉजिटिव एजेंट इसका होता है माइको बैक्टीरियम लेप्राई। ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है और 1873 में इसे खोजा गया था। पॉजिटिव एजेंट के बाद हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये फैलता है और ड्रॉपलेट भी फैलता है। लेप्रोसी दोनों रूट से या दोनों तरीके से फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 ईयर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे हैंसन डिसीज़ भी कहा जाता है। हैंसन्स डिसीज़ के नाम से भी लेप्रोसी को जाना जाता है। मेनली इसमें अफेक्ट क्या होता है, सो इसमें मेनली अफेक्ट होती है पेरीफेरल नर्व मेनली अफेक्ट या डैमेज होती है इसमें। इंक्यूबेशन पीरियड हमने बोला 3 से 5 ईयर होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से फैलता है 1873 में जिसकी खोज की गई थी, और इसे हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड फॉर हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मीन्स हाउस होल्ड जो घरों में यूज़ होने वाला वाटर होता है उसे प्यूरिफिकेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हमारे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर एंड डी है यूरिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। So bleaching powder is a use for purification of household water.
ये था इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो इस निम्नलिखित में से कौन सा स्पेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कंडोम, ऑप्शन नंबर बी वेसेक्टोमी, सी कॉपर टी एंड डी माला एन। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी वेसेक्टोमी। सो वेसेक्टोमी इज नॉट अ स्पेसिंग मेथड। वेसेक्टोमी इज अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। परमानेंट मेथड है स्टेरिलाइजेशन की या स्टेरिलिटी की, जो कि मेल्स में यूज़ होती है। मेल्स की स्टेरिलिटी की परमानेंट मेथड है वेसेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वास डिफरेंस को लाइगेट किया जाता है। वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट किया जाता है। अब अगर बात करें कितना किया जाता है, तो इसको 1 सेंटीमीटर कट करके लाइगेट किया जाता है। और बात करें इसके एडवांटेज, तो ये एक परमानेंट मेथड हो गई। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज होते हैं डज नॉट वर्क इमीडिएटली, मीन्स ये इमीडिएटली वर्क नहीं करती है। 6 to 9 मंथ्स तक वेट करना रहता है, तब तक अदर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये होता है इसका एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिसएडवांटेज। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। मीन्स हेपेटाइटिस ए के ट्रांसमिशन का मेजर रूट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फीको ओरल रूट, बी है पेरेंटल रूट, सी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड डी है पर एनली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, जैसे कि हेपेटाइटिस ए की बात हो रही है जिसका कि मेजर रूट ट्रांसमिशन का होता है, ऑप्शन नंबर ए फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए फैलता है। अब अगर बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिडेमिक जॉइंडिस। इसे एपिडेमिक जॉइंडिस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर हेपेटाइटिस ए का नाम हेपेटाइटिस ए ना देकर एपिडेमिक जॉइंडिस देकर भी वो आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। पॉजिटिव एजेंट की अगर इसके बात करें तो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। दिस इज अ वायरल डिसीज एंड हेपेटाइटिस ए वायरस इस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। अब अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 28 दिन का होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और वहीं बात करें जो इसका वायरस होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, वो एक आरएनए वायरस होता है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आपकी हेपेटाइटिस से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि इनमें से वो एक्सेप्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा आरएनए वायरस से फैलने वाला हेपेटाइटिस नहीं है, या फिर डीएनए वायरस से फैलने वाला कौन सा है। तो जो डीएनए वायरस होता है उससे सिर्फ एक हेपेटाइटिस फैलता है, वो होता है हेपेटाइटिस बी। और अदर जो होते हैं ए सी डी एंड ई, ये फैलते हैं आरएनए वायरस से। ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। और सभी क्वेश्चंस को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ कंबाइन करके आप सभी के सामने रखना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम आपके लिए ये सभी चीज़ें करते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन श्योर हो सके, और जो भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो हम आपके लिए इसमें इंक्लूड कर सके, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंट ईयर मीन्स रिसेंट में वेल बेबी क्लिनिक्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड एज। मीन्स वेल बेबी क्लिनिक्स को किस रूप में रिप्लेस कर दिया गया है या किस नाम से चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है एंटीनेटल क्लिनिक, बी अंडर 5 क्लिनिक्स, सी चाइल्ड क्लिनिक्स एंड डी होम्योपैथिक क्लिनिक्स।
सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। सो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक के रूप में इसे रिप्लेस कर दिया गया है। किसे? वेल बेबी क्लिनिक्स को। अब अगर बात करें अंडर 5 क्लिनिक्स की, तो अंडर 5 क्लिनिक क्या करते हैं? ये करते हैं टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। अंडर 5 क्लिनिक जो होते हैं वो कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर बात करें और क्या इसका मेन एम क्या होता है, तो ये इसका एम होता है प्रिवेंशन, प्रमोशन या प्रमोटिव मेजर, क्यूरेटिव मेजर, एजुकेशनल एंड रेफरल। सो रेफरल यूनिट पर भी ये प्रमोट करता है। प्रमोशन, प्रिवेंशन, क्यूरेटिव और एजुकेशनल, ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं। वहीं अगर बात करें अंडर 5 क्लिनिक के अंतर्गत इसका एक ट्रायड या सिंबल होता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। हम उसे अपनी स्क्रीन पर बना रहे हैं, आप भी अगर आपको नहीं पता है तो आप भी बनाते चलिए साथ में। सो इस टाइप से फर्स्ट बाहरी ट्रायंगल होता है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल होता है। सो और जो इनर ट्रायंगल होता है उसके अंदर एक और ट्रायंगल होता है। सो इस तरह से यहाँ पर 3 ट्रायंगल होते हैं। तो अब इन ट्रायंगल का भी अलग अलग मीनिंग है। तो जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल है वो बता रहा है हेल्थ एग्जामिनेशन। तो बाहर वाला ट्रायंगल हेल्थ एग्जामिनेशन बता रहा है, और जो अंदर वाला, सबसे अंदर वाला जो कि पर्पल कलर से बना हुआ है, उसका मीन होता है फैमिली प्लानिंग। वो फैमिली प्लानिंग का ट्रायंगल है। अब जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसके अंदर जो ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग को ये डिफाइन करता है। साइड वाला जो होता है दैट इज इम्यूनाइजेशन, और जो इधर वाला, ये जो लास्ट वाला है, इसे कहते हैं, ये होता है दैट इज द फर्स्ट होता है जो होता है केयर ऑफ इलनेस। ये केयर ऑफ इलनेस होता है, सॉरी फ्रेंड्स, ये केयर ऑफ इलनेस होता है, और ये होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो जो सबसे बाहर वाला ट्रायंगल होता है वो दर्शाता है हेल्थ एग्जामिनेशन, उसके अंदर जो सबसे अंदर पर्पल कलर का है वो दर्शाता है फैमिली प्लानिंग, और जो रेड वाला है उसके 3 ट्रायंगल्स है, जिसमें फर्स्ट वाला दिखाता है केयर ऑफ इलनेस, मीन्स इलनेस जो पेशेंट की है उसकी केयर करने को दिखाता है। वहीं उसके नीचे वाला जो होता है बिलो वाला वो दिखाता है इम्यूनाइजेशन, एंड जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है नीचे वाला रेड में, वो दिखाता है ग्रोथ मॉनिटरिंग को। तो ये है ये सब है अंडर 5 क्लिनिक का सिंबल। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो सिंबल देकर कभी कभी मार्क करके पूछ लेता है एग्जामिनर कि इस ट्रायंगल का मीन्स क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन लास्ट है हमारा, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट्स ऑन, मीन्स इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई, बी 12 जनवरी, सी 21 जून एंड डी 7 अप्रैल। सो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर रहेगा वो रहेगा 21 जून। सो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और इसके जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 11 जुलाई, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और वहीं अगर बात करें 12 जनवरी तो यूथ डे, 12 जनवरी मनाया जाता है यूथ डे। और वहीं अगर बात करें लास्ट ऑप्शन जो कि 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना या WHO स्टेबलाइज हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 21 जून के हमने बात की योगा दिवस, योगा डे। 12 जनवरी की बात की यूथ दिवस, युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 11 जुलाई जो था वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था।
12 जनवरी यूथ डे था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी वो उनसे मिस ना हो और उनके एग्ज़ाम में, और आप भी अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन श्योर कर सकें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारी इस सीरीज़ में, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।